हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कवर करेंगे दाब और साथ के साथ हम पल1 को भी कवर करेंगे। दाब यानी कि प्रेशर, इसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ दाब के नियम और पास्कल के नियम भी कवर करेंगे। और पल1 में हम जिसको बुओयंट फोर्स, उत्प्लावक बल और बुओयंट फोर्स जिसको बोला जाता है उसको कवर करेंगे। साथ के साथ आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसको हम कवर करेंगे। साथ के साथ अपेक्षिक गणितों और रिलेटिव डेंसिटी भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये मेरी भौतिकी विज्ञान का 6th वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहाँ जाके मेरी 5 वीडियो देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसको आप यूट्यूब चैनल जीके एजुकार्ट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, दाब और प्लवन। तो सबसे पहले आ जाता है दाब। दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी भी क्षेत्रफल में, किसी भी एरिया में अगर हम प्रेशर लगाते हैं, बल लगाते हैं, यानी कि हम फोर्स लगाते हैं, तो यूनिट एरिया में यानी कि एकांक क्षेत्रफल में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उसको ही दाब यानी कि प्रेशर बोला जाता है। इसको P के द्वारा डिनोट किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बल, जो पृष्ठ यानी कि सरफेस के ऊपर जो लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो बल लगता है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पूरे पृष्ठ का, जिस पृष्ठ पर हम बल लगाते हैं उसका पूरे का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आ जाता है दाब का एसआई मात्रक। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। और दाब क्या एक अदिश राशि है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो प्रेशर के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे कि पास्कल तो एक मात्रक हो ही गया, इसके अलावा बार में प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब यानी कि जो प्रेशर एयर के द्वारा लगाया जाता है, एयर यानी वायु के द्वारा जो दाब किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, उसको वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है और यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के बार के बराबर होता है। कहने का मतलब है, जो पारे का जो स्तंभ है, पारे का जो स्तंभ रहता है, उसका जो दाब है अगर 76 सेंटीमीटर के आसपास आ जाता है तो उसको ही वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। और वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर प्रेशर को हम किस में मापते हैं? बार में। और एक बार किसके बराबर होता है? एक बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका ऐसा ही मात्रक है। वायुमंडलीय दाब जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी एक बार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है और उस एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयाँ होती है। पहाड़ों पर खाना बनाने में जो कठिनाइयाँ होती है किस कारण होती है? वायुमंडलीय दाब के कारण। और वायुमंडलीय दाब वहाँ पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। इसका क्या रीज़न है मैं बता देता हूँ। माना कि ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी का सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक पहाड़ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में एयर होती है, हवा होती है, और वही हवा हमारे ऊपर क्या लगाती है? एक फोर्स लगाती है, एक बल लगाती है, उसको ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर खड़ा रहता है, पृथ्वी के सरफेस पर जो खड़ा है, उस पर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा, और जो व्यक्ति पहाड़ के ऊपर होगा, माउंटेन के ऊपर होगा, उस पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं, जो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता रहता है। और वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होता है कि पहाड़ों पर जो खाना बनाया जाता है उसमें कठिनाइयाँ होती है। क्यों होती हैं? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड होता है, उससे कंसर्न होता है। जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वहाँ पे खाना बनाने में परेशानी महसूस होती है। नेक्स्ट आ जाता है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। तो हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए? बैरोमीटर। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है। यानी बैरोमीटर से ही हम मौसम संबंधी अनुमान लगा सकते हैं। वो कैसे?
बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुछ लेवल मेजरमेंट लगे हुए होते हैं। इसमें पारा भरा होता है। जब ये लेवल नीचे की तरफ गिरता है और अचानक यानी सडनली गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है इसकी जो रीडिंग है जब धीरे धीरे नीचे जाती है तो वर्षा आने की संभावना होती है। वो क्या दर्शाता है कि वर्षा आने की संभावना है। और बैरोमीटर जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है यानी ऊपर की तरफ अगर इसका लेवल जाता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट आ जाता है द्रव में दाब यानी प्रेशर इन लिक्विड। हमने जो ऊपर जो दाब कवर किया है वो जो है एयर यानी कि वायु से संबंधित था, जिसको वायुमंडलीय दाब बोला जाता था। अब हम द्रव यानी लिक्विड से संबंधित दाब यानी उसका प्रेशर पढ़ेंगे। द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब यानी लिक्विड प्रेशर बोला जाता है। जब किसी बर्तन में लिक्विड भरा होता है तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो अणु होते हैं उनके द्वारा जब एकांक क्षेत्रफल में यानी यूनिट एरिया में अणुओं के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको ही लिक्विड प्रेशर बोला जाता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव यानी कि लिक्विड प्रेशर की सतह से उस बिंदु की गहराई पर द्रव के घनत्व यानी कि डेंसिटी पर और गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बर्तन के अंदर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम लिक्विड प्रेशर मापते हैं तो वो किसके बराबर होता है, उस द्रव की जो हाइट है उसमें उस द्रव की जो डेंसिटी है और साथ के साथ ग्रेविटी, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लिक्विड प्रेशर हमें मिल जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है द्रवों में दाब के नियम। द्रव यानी लिक्विड के अंदर दाब यानी प्रेशर के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस जो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। लिक्विड किसी बर्तन में अगर लिक्विड भरा होता है तो सबसे नीचे की जो सरफेस होता है उसको क्षैतिज तल बोला जाता है। उस पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं सब पे जो लिक्विड प्रेशर होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। अगर हम बीच में उस द्रव के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लिक्विड प्रेशर काउंट करते हैं वो भी हर पॉइंट पर लगभग सेम होता है। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लिक्विड के अंदर गहराई बढ़ती जाती है तो जो लिक्विड जो प्रेशर जो बनता है वो भी इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला में देखा था P = H × D × G, H फॉर हाइट या फिर गहराई। किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब होता है द्रव के घनत्व पर यानी जो लिक्विड की जो डेंसिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि फार्मूला में देखा था, जो वो घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक हो जाता है। यानी डेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी बढ़ती है तो उसका जो लिक्विड प्रेशर है वो भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्कल के नियम। पास्कल के नियम किससे संबंधित है, ये द्रव दाब पर। और आपको पता है कि दाब यानी प्रेशर को हम किसे मापते हैं, पास्कल में। तो पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही प्रेशर के मात्रक को रखा गया है। तो पास्कल के नियम का जो प्रथम कथन है यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो पास्कल ने दी है अपने नियम के अनुसार, या उसका पहला नियम भी इसको बोल सकते हैं, यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए, गुरुत्व प्रभाव यानी ग्रेविटी को अगर हम 0 मान लेते हैं तो उस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। किसी बर्तन के अंदर या किसी सोर्स के अंदर अगर हम लिक्विड भर देते हैं, अगर वहाँ पे हम ग्रेविटी 0 मान लेते हैं तो हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर जो है लिक्विड प्रेशर सेम होगा। नेक्स्ट आ जाता है पास्कल के नियम का द्वितीय कथन यानी दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने क्या दी है, किसी बर्तन में बंद द्रव के भी किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। जब हम किसी बर्तन में लिक्विड भर देते हैं और उसको ऊपर से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और इसके ऊपर से अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो लिक्विड के जो अणु हैं वे हर दिशा में समान रूप से संचरित होंगे, प्रसारित होंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ मशीनें बताई गई है जो पास्कल के नियम पर ही काम करती है। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट या प्रेस या ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं, किस नियम पर काम करते हैं, तो आपका आंसर होगा पास्कल के नियम के सिद्धांत पर। और पास्कल का नियम किस से संबंधित है, वो द्रव दाब यानी लिक्विड प्रेशर से संबंधित है। द्रव का जो दाब है उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। लिक्विड प्रेशर जो होता है वो
पात्र के यानी कि बर्तन के आकार, उसकी शेप कैसी है और आकृति कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर दाब का यानी प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। पहले पढ़ लेते हैं गलनांक पर प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन यानी कि वॉल्यूम बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है मोम, घी। और सेकंड बताया गया है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। जैसे कि यह एग्जांपल दिया गया है बर्फ़। अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं और उसका एक मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है, सपोज करो कि वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम उसको गर्म करते हैं, उस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं और उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम यानी आयतन इंक्रीज हो जाता है, अगर उस लिक्विड पर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, यानी पहले 50 था तो अब 60 हो जाएगा। और यदि गर्म करने पर उस पदार्थ का जो आयतन है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दाब बढ़ाने पर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जिनको गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ जाता है, वो कौन से हैं? मोम, घी। जैसे घी को हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है, इससे उसका आयतन बढ़ जाता है। अगर आधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेके जाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। और उसी प्रकार से बर्फ़ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जिसको हम गर्म करने पर उसका आयतन घट जाता है, उसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। उसको अगर हम ज़्यादा प्रेशर में लेके जाते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर प्रभाव, यानी प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्रवों का यानी लिक्विड का जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यानी कोई भी लिक्विड है, अगर उस पर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसका प्रेशर उस पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है प्लावन, जिसमें दिया गया है उत्प्लावक बल यानी बॉयंट फोर्स। ये क्या होता है? द्रव का वह गुण, द्रव यानी लिक्विड का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। जैसे ही एक किसी बर्तन में हम लिक्विड भर देते हैं और उसमें कोई वस्तु हम अगर डुबोते हैं, उस पर अगर हम कोई वस्तु डुबोते हैं तो वो लिक्विड उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाता है, नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाता है। उसे ही क्या बोला जाता है? उत्प्लावक बल यानी बॉयंट फोर्स बोला जाता है। यह बल वस्तुओं के द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। जैसे हम किसी लिक्विड में एक वस्तु को डुबोते हैं, किसी वस्तु को डुबोते हैं तो उसके द्वारा जो लिक्विड हटाया जाता है, उसका जो गुरुत्व है, उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, उसको क्या बोला जाता है? उत्प्लावन केंद्र यानी सेंटर ऑफ बुयांसी। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने, जिसके ऊपर आर्किमिडीज का सिद्धांत भी परिभाषित किया गया है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। जब हम कोई पिंड किसी लिक्विड में किसी द्रव में डुबोते हैं तो उत्प्लावक बल जो उस लिक्विड के द्वारा उस वस्तु पर लगाया जाता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो जो वस्तु हम उसमें डुबोते हैं उसका आयतन कितना है, और दूसरा उस जो लिक्विड हमने यूज किया है उसकी डेंसिटी यानी घनत्व कितना है। इन दोनों पर डिपेंड करता है। पिंड जब द्रव में पूर्ण रूप से डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिक होता है। यदि कोई वस्तु हम किसी द्रव में डुबोते हैं और वह पूरी तरह उसमें डूब जाती है तो इसका मतलब है कि उत्प्लावक बल का मान द्रव के उत्प्लावक बल का मान ज़्यादा होता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता। जो उत्प्लावक बल जो वस्तु पर लगता है वो उस वस्तु की प्रकृति पर, उसके भार पर, उसके वेट पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबो जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। किसका आभास होता है? उसके भार में कमी का आभास, उसका वेट कम हो जाता है। इसको आभासी वेट यानी आभासी भार बोला जाता है। और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगर हम कोई बर्तन लेते हैं और उसमें कोई लिक्विड अगर हम भर देते हैं और उसमें अगर हम कोई वस्तु डुबोते हैं, कोई वस्तु हम उसमें डुबोते हैं, यानी हमें वो वस्तु हल्की नज़र आती है, हल्की महसूस होती है, तो इसको ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और उस वस्तु के भार में जो कमी हमें महसूस होती है वो कितनी होती है? उसके द्वारा जो लिक्विड हटाया जाता है। जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं उसके द्वारा जो लिक्विड जो हटाया जाता है, उसके द्वारा जो द्रव हटाया जाता है उस द्रव के भार के बराबर होती है।
नेक्स्ट आ जाता है प्लवन का नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। जब संतुलित अवस्था में कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है, लिक्विड के ऊपर तैरती है, जितना वस्तु का भार पानी के अंदर डूबा होता है उतने वेट के बराबर वो द्रव को विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी लिक्विड के अंदर द्रव के अंदर डुबोते हैं तो दोनों का जो गुरुत्व केंद्र है वो एक ही रेखा में होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी का यहाँ पे फार्मूला बताया गया है कि डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का हम वॉल्यूम कम करते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम किसी वस्तु का वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन मास किसी वस्तु का हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर -3। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और आयतन को किस में मापते हैं, क्यूब मीटर में। तो किलोग्राम पर क्यूब मीटर इसका फार्मूला, इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट आ जाती है अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होती है? रिलेटिव अपेक्षिक क्या होता है? जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पे रिलेटिव शब्द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अपेक्षिक घनत्व अगर किसी वस्तु का निकालते हैं तो हम उसका क्या फार्मूला लगाएंगे, उस वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो एक अनुपात होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपेक्षिक घनत्व क्या है? एक अनुपात है। ये हम एक अनुपात में लिखते हैं इसको, और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों क्या है, घनत्व है, तो इनके मात्रक आपस में कट जाते हैं, इसलिए इनका कोई भी मात्रक नहीं होता। किसका? अपेक्षिक घनत्व का। ये इंपॉर्टेंट है। अपेक्षिक घनत्व को हम किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है और इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। जो सामान्य जल जो है, चाहे वो तालाब में हो चाहे वो नदी में हो, उसकी जो डेंसिटी होती है वो समुद्री जल की डेंसिटी से कम होती है। इस प्रकार से जब भी कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि नदी का जो डेंसिटी होती है, नदी के जल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और समुद्र के जल की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा डेंसिटी के कारण वो जहाज जब समुद्र में आता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन जो है 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका 1/10 भाग जो है समुद्र के पानी के ऊपर रहता है और उसका 9/10 भाग जो है पानी के अंदर डूबा रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। यदि किसी बर्तन में हम पानी भरते हैं और उसके ऊपर हम बर्फ़ डाल देते हैं, अगर बर्फ़ पानी के अंदर पिघल जाती है तो उस पानी का जो आयतन है वो एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। नमक के घोल में अगर हम अंडे को रख देते हैं तो वो उसमें तैरने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि नमक के घोल का जो घनत्व होता है वो अंडे के घनत्व अंडे की डेंसिटी से अधिक होता है। दूध की जो शुद्धता है, उसकी जो प्योरिटी है वो किसके द्वारा मापी जाती है? दुग्ध मापी यंत्र से, यानी लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मित केंद्र यानी मेटा सेंटर। ये क्या होता है? सपोज करो कि कोई लिक्विड है और उसके अंदर हम किसी वस्तु को डुबो देते हैं और वस्तु के डुबोने पर उसके द्वारा द्रव जो हटाया जाता है उसकी जो ग्रेविटी सेंटर है और उस वस्तु का जो ग्रेविटी सेंटर है, अगर तो उनके सेंटर से अगर हम कोई रेखा सीधा खींचते हैं और वे दोनों रेखा आपस में काटती है, जिस पॉइंट पर वो दोनों रेखा आपस में काटती है उसको ही मित केंद्र यानी मेटा सेंटर बोला जाता है। तो तैरती हुई वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जब कोई वस्तु तैर रही होती है उसके द्वारा जो द्रव हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है, उसका जो ग्रेविटी सेंटर होता है उसको ही उत्प्लावन केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ बॉयंसी बोला जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली उद्ध्रुव रेखा परपेंडिकुलर लाइन जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक उद्ध्रुव रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है तैरने वाली वस्तु के सतही संतुलन के लिए शर्तें। जब कोई वस्तु किसी पानी में तैरती है, अगर उसमें हमें सतही संतुलन बना के रखना है, रहे जैसे कि समुद्री जहाज पानी के ऊपर तैरते हैं, तो उसके लिए क्या शर्तें होती है? उसका जो मित केंद्र है और गुरुत्व केंद्र है उसके ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो मित केंद्र है वो उस वस्तु के गुरुत्व केंद्र से ऊपर होना चाहिए। और नेक्स्ट है वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है तथा हटाए गए द्रव का जो गुरुत्व केंद्र है, अर्थात उत्प्लावन केंद्र है। गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र हटाए गए द्रव का एक ही होता है और दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए।
जैसे कि कोई जहाज समुद्र के ऊपर तैरता है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है और उसके द्वारा हटाए गए जल का जो गुरुत्व केंद्र है वो दोनों एक ही रेखा में होने चाहिए। अगर समुद्री जहाज टिल्ट हो जाता है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है और हटाए गए जल का जो गुरुत्व केंद्र है वो दोनों एक दिशा में नहीं होंगे, जिससे जहाज का जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जहाज का सतही संतुलन बनाने के लिए उस जहाज का गुरुत्व केंद्र और हटाए गए जल का गुरुत्व केंद्र हमेशा एक ही दिशा में होना चाहिए, तब भी उसमें सतही संतुलन बन पाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। पहला था हमारा प्रेशर को लेके और दूसरा था हमारा बॉयंट फोर्स को लेके, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। तो आज की जो वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिए और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ताकि वह भी अच्छे से तैयारी कर सके। और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो सके। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।